हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 33। सुबह सुबह मुरारी के घर में लग्जरी बस खड़ी थी। इंदौर के लिए सुबह जल्दी निकलना था। इतने लोगों के लिए फ्लाइट और ट्रेन के टिकट्स बुक करने से अच्छा मुरारी ने बस ले जाना ज़्यादा बेहतर समझा। सफ़ेद रंग के कुर्ते पजामे में मुरारी बहुत ही प्यारा लग रहा था। आज उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। आखिर बेटे की सगाई करने जो जा रहा था। मुरारी ने देखा सगाई में जाने वाले रिश्तेदार आ चुके हैं और एक दो लोगों का आना बाकी है। मुरारी फोन कान से लगाए कृष्णा और घर के नौकरों को बस में सामान रखने को कह रहा था। आई, बाबा, शिवम, सारिका भी अपने अपने बैग्स के साथ आ चुके थे। शिवम को देखते ही मुरारी उसके पास चला आया और कहा, हमने सब इंतजाम कर दिया है, ये बस सही रहेगा। बढ़िया, सब लोग आ गए? शिवम ने पूछा। अरे वो जौनपुर वाले फूफा जी आने वाले हैं, अभी तक नहीं आए, उन्हीं को फोन लगा रहे हैं, मुरारी ने कहा। आई और सारिका अंदर चली आई। सारिका ने देखा अनु को साड़ी में पिन लगाने में दिक्कत हो रही है तो वे उसकी मदद करने चली गई। बाबा मुरारी के कुछ रिश्तेदारों से बतियाने लगे। शिवम ने देखा सब है लेकिन मुरारी के चाचा चाची नहीं है तो उसने कहा, मुरारी, तुम्हारे चचा नहीं आ रहे सगाई में? तुमने बताया ना उनको कि मुन्ना की सगाई है। अरे भैया, आप तो जानते ही हैं कितने सालों से यहाँ आना तो दूर, चाचा ने हमारी कोई सुध तक नहीं ली। फिर भी हमने फोन किया था लेकिन नहीं आए। वो दोनों अपनी दुनिया में खुश है तो काहे परेशान करें उनको। आप चलकर अंदर बैठिए, हम बाकी सबको लेकर आते हैं। नहीं, मुरारी ने कहा और घर के अंदर चला गया। अरे अनु, मुन्ना, कृष्णा, अरे भैया आज ही निकलना है, तुम्हारा श्रृंगार हो गवा हो तो चले। साला जौनपुर वाले फूफाजी भी नहीं आए हैं और कितना वक्त लगेगा, मुरारी कहते हुए हॉल में आया। सारिका के साथ सामने से आई को देखकर मुरारी ने कहा, अरे मैगी, और कितना टाइम लगाओगी यार? सगाई तुम्हारी नहीं, तुम्हारे बेटे की है। और मुन्ना कहाँ है? बुलाओ उनको, देर हो रही है, फिर निकलना भी है सबको। ए कृष्णा, भाग कर जाओ और मुन्ना का सामान लेकर आओ। मुरारी भैया, इतना परेशान क्यों हो रहे हैं आप? सारिका ने प्यार से पूछा। अरे का बताएं भाभी, पहले बार ऐसी जिम्मेदारी वाला काम करने जा रहे हैं तो थोड़ा नर्वस है। आप आई और अनु के साथ चलकर बैठिए, हम आते हैं। मुरारी ने फिर से अपने फोन में किसी का नंबर डायल करते हुए कहा। सारिका, अनु और आई बाहर चली आई। सामने से आती राधिका, राधिका के पति और अंजलि आती दिखाई दी तो आई का चेहरा खिल उठा। अंजलि ने आकर सबके पैर छुए और इधर उधर देखते हुए कहा, बड़ी मामी, वंश भैया कहाँ हैं? तुम्हारी वंश भैया मुंबई में हैं, कल सगाई में आएंगे। सारिका ने अंजलि के गाल को छूकर प्यार से कहा। ये सुनकर अंजलि थोड़ा सा उदास हो गई क्योंकि वंश से भले वह कितनी भी लड़ाई करे लेकिन इस घर में सबसे ज्यादा उसकी वंश से ही। बाकी सब लोगों का साथ पाकर अंजलि की उदासी भी दूर हो गई और वह सबके साथ बस में चली आई। सारिका, अनु और राधिका एक सीट पर थी। राधिका अपनी नानी माँ यानी आई के साथ बैठी थी। मुन्ना अपना बैग उठाए कृष्णा के साथ नीचे चला आया। उसने सिंपल पैंट शर्ट पहना था लेकिन इसमें भी वह बहुत प्यारा लग रहा था। मुन्ना मुरारी के पास आया तो मुरारी ने कहा, बेटा, जब फसल काहे नहीं हटाई है? पापा, रहने दीजिए ना, कल सुबह हम ट्रिम कर लेंगे, मुन्ना ने बेचारगी से कहा। अच्छा ठीक है, चलकर बस में बैठो। कृष्णा, तुम हमारे साथ आओ और घर को ताला लगाओ, मुरारी ने कहा। ताला कहाँ है मालिक, हम और बाकी लोग हैं ना घर माँ, कृष्णा ने हैरानी से कहा। काहे, तुम यहाँ रहोगे तो मुन्ना की सगाई में नाचेगा कौन? मुरारी ने कहा तो कृष्णा को हैरानी हुई और वह मुरारी को देखने लगा। मुरारी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और प्यार से कहा, कृष्णा, तुम भी तो हमारे परिवार का हिस्सा हो यार। हाँ, तुमको यहाँ छोड़कर कैसे जा सकते हैं? चलो अब जल्दी जल्दी सब ताला लगाओ, हम बाहर इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर मुरारी वहां से चला गया और कृष्णा खुशी से भर गया। आखिर घर में काम करने वाले को मुरारी ने इतनी अहमियत जो दी थी। उसने सब दरवाजे बंद किए, ताला लगाया और फिर अपने कमरे में जाकर अपने सबसे नए वाले कपड़े बैग में डालकर बाहर चला आया।
कृष्णा के साथ साथ घर के 2 नौकर और जा रहे थे और तीनों बहुत खुश भी थे। मुरारी ने तीनों से ड्राइवर के कैबिन में बैठने को कहा और खुद भी अंदर चला आया। मुरारी की सीट शिवम के साथ फिक्स थी। मुरारी ने नजर पसार कर सबको देखा, सब आ चुके थे, बस जौनपुर वाले फूफा जी अभी भी नरारत थे। मुरारी को गुस्सा आया कि कल आने वाले फूफा जी अभी तक नहीं आए हैं और उनकी वजह से रुकना पड़ रहा था। मुरारी ने एक और बार उनका नंबर डायल किया और उन्होंने फोन उठा लिया। उठाते ही उन्होंने कहा, अरे शिवाला वाले चौराहे से हमको उठा लेना। आप कोई सामान है जो उठा ले? वही रुकिए आते हैं, मुरारी ने कहा और शिवम के बगल में बैठते हुए ड्राइवर से कहा, सुनो चंदन, उस शिवाला वाले चौराहे पर फूफा जी खड़े हैं, उनको कुचल देना। अरे हमारा मतलब उठा लेना। जी भैया, चंदन ने बस स्टार्ट करते हुए कहा। जैसे ही बस चली, आई ने कहा, बोलो बाबा काशी विश्वनाथ की जय। सबने एक साथ कहा, माँ अन्नपूर्णा देवी की। आई ने फिर कहा, जय। सबने फिर एक साथ कहा और सभी हंसते बतियाते सफर का मजा लेने लगे। मुरारी की बात सुनकर शिवम ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुरारी, तुम्हारे मुंह में फिल्टर नहीं है का? मतलब कुछ भी बोलते हो, थोड़ा सोच समझ कर बोला करो। फूफा जी को कुचल दो। अरे भैया, सारे फसाद की जड़ ना जब फूफा लोग ही होते हैं। साला सुबह से 25 फोन लगाए रहे उनको, पर मजाल उठा ले। बेटे की सगाई ना होती ना तो बताता मैं इनको। और रही बात फिल्टर की, तो फिल्टर ना 2 ही जगह पर अच्छा लगता है, एक तो लड़कियों की फोटो में, दूसरा पीने वाले पानी में। बाकी हमको कोनो फिल्टर की जरूरत नहीं है, मुरारी ने कहा। भला हो तुम्हारा मुरारी। खैर छोड़ो, आज के दिन तुम्हें नहीं डांटेंगे, मजा लो सफर का, कहकर शिवम खिड़की के बाहर के नजारे देखने लगा। गौरी का घर, इंदौर। सुबह से गौरी के घर में काफी चहल पहल थी। गौरी की नानी माँ उसकी सगाई में शामिल होने आ चुकी थी। बाकी मेहमान सगाई वाली सुबह आने वाले थे। नंदिता अपनी माँ से पूछकर सभी तैयारियां कर रही थी। आखिर उसके घर में ये पहली शादी थी। गौरी अपने लहंगे का ब्लाउज लिए नीचे आई। वह काफी परेशान और चिड़ी हुई दिख रही थी। गौरी ने नंदिता के सामने आकर कहा, ममा, ये क्या है? उस टेलर ने मेरा ब्लाउज खराब कर दिया। अब कल सगाई में मैं क्या पहनूंगी, आप ही बताओ। नंदिता ने देखा ब्लाउज काफी अच्छा सिला था, उसमें उन्हें कोई खराबी नजर नहीं आई, तो उन्होंने कहा, लेकिन ये तो परफेक्ट है गौरी, तुम ही बताओ इसमें क्या कमी है। कमी ही कमी है ममा, इसकी बाजू कितनी बड़ी है, आगे का गला इतना छोटा है कि गर्दन ही दब जाए और पीछे का गला इतना बड़ा है कि देखने वाला देख के ही शर्मा जाए। फिटिंग भी इसकी काफी बेकार है, मैं अभी जाकर उस टेलर की बैंड बजाती हूँ, गौरी ने चिढ़ते हुए कहा। नंदिता गौरी का गुस्सा जानती थी, इसलिए कहा, गौरी तुम रहने दो, इसे मैं सही करवा दूंगी, तब तक तुम नाश्ता कर लो। नाश्ता कहाँ ममा, अभी तक मेरा लहंगा प्रेस होकर नहीं आया है, मेरी मेहंदी बाकी है और भी बहुत सारे काम है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, गौरी ने चिढ़ते हुए कहा। गौरी शांत हो जा, सब काम हो जाएगा लाडो रानी, तू जरा इत्मीनान से बैठ जा, नानी माँ ने कहा। लेकिन मेरा लहंगा नानी माँ, गौरी ने रुआंसा होकर कहा। तुम्हारा लहंगा हम ले आए हैं और हमने मेहंदी वाली को भी बुक कर दिया है, वो 2 बजे आ जाएगी, तब तक तुम अपने बाकी के काम निपटा लो, काशी ने अंदर आते हुए कहा। ओ थैंक यू काशी, गौरी ने कहा। काशी ने आकर नानी माँ के पैर छुए और कहा, कैसी है नानी माँ? मैं अच्छी हूँ काशी, तुम कैसी हो? हाँ, पहले से कितनी ज्यादा प्यारी लग रही हो, नानी माँ ने काशी के ललाट को अपने होठों से छूकर कहा। अरे नानी माँ, ये शक्ति के प्यार का असर है, गौरी ने कहा। तो नानी माँ ने हाँ में हाँ मिलाते हुए गर्दन हिला दी और हंस पड़ी। नंदिता गौरी और काशी के लिए टेबल पर नाश्ता लगा चुकी थी। उन्होंने दोनों को आवाज देकर कहा, गौरी, काशी, चलो आओ आकर नाश्ता कर लो। काशी और गौरी दोनों डाइनिंग की तरफ चली आई और बैठकर नाश्ता करने लगी। खाते खाते गौरी ने काशी से कहा,
मान ने बताया वो लोग कल सुबह जल्दी यहाँ पहुंच जाएंगे। तुम्हें हमारे भैया से मिलने की इतनी जल्दी है क्या? काशी ने शरारत से कहा। तुमने कहा था तुम कुछ ऐसा करने वाली हो कि मान मुझे देखकर दीवाना हो जाएगा। ये कब होगा? गौरी ने फुसफुसाते हुए कहा। सगाई के बाद मुन्ना भैया और बाकी फैमिली कुछ दिन यही इंदौर में रहेंगे, तो सगाई के बाद कल शाम क्यों ना हम सब सगाई की पार्टी सेलिब्रेशन रखें। मुन्ना भैया के होश उड़ाने के लिए ये काफी होगा, काशी ने कहा। क्या बात है काशी, तुम तो बहुत स्मार्ट हो। ठीक है, ऐसा ही करेंगे। रितु, प्रिया और बाकी फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर देंगे और मेरी किट्टो मौसी को भी, गौरी ने खुश होकर कहा। किट्टो मौसी? गौरी, तुम्हें नहीं लगता मौसी लोग इस पार्टी में थोड़े ऑड लगेंगे? काशी ने कहा। गौरी हंसी और कहा, काशी तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है। मेरी किट्टो मौसी बहुत मॉडर्न है, तुम्हारी अनु मौसी से भी ज्यादा। वो हम लोगों के साथ बिल्कुल हम जैसी हो जाएगी। मुझे तो शक है कहीं उनके सामने तुम लोग न शर्मा जाओ। अगर ऐसा है तो फिर उन्हें जरूर इनवाइट करना। अब जल्दी से नाश्ता खत्म करो, उसके बाद हमें और बहुत काम है, काशी ने कहा और नाश्ता करने लगी। वंश सुबह जल्दी फिल्म सिटी पहुंचा। मॉर्निंग शूट था, इसके बाद आगे की शूटिंग 4 दिन बाद की थी। केडी को किसी काम से बाहर जाना था, इसलिए जाने से पहले वह आज सुबह का शूट खत्म कर देना चाहता था। शॉट रेडी था। वंश बार बार गेट की तरफ देख रहा था, लेकिन निशी अभी तक नहीं आई थी। वो नई लड़की कहाँ है जिसे कल सेलेक्ट किया था? कैमरा के पीछे बैठा केडी चिल्लाया। अमितेश ने देखा निशी अभी तक नहीं आई है, तो उसने साइड में आकर निशी का नंबर डायल किया, लेकिन निशी का फोन आउट ऑफ रीच था। अमितेश वंश के पास आया और कहा, निशी कहाँ है? मुझे क्या पता, वो मेरे साथ थोड़ी रहती है, वंश ने कहा। मुझे लगा तुम दोनों साथ। अमितेश इतना ही कह पाया कि वंश ने कहा, हम दोनों सिर्फ सीरीज में हस्बैंड वाइफ है, रियल लाइफ में नहीं। हाँ ठीक है, इतना भड़क क्यों रहे हो? निशी को फोन करो और जल्दी आने को बोलो, कहकर अमितेश वहां से चला गया। वंश ने अपना फोन निकाला। वह निशी का नंबर डायल करता, इससे पहले ही निशी वंश को आते दिखी। निशी ने जल्दी से कपड़े चेंज किए और वंश के साथ 1-2 शॉट दिए। कैडी ने पिकअप करने को कहा और चला गया। वंश निशी के साथ फिल्म सिटी से बाहर आया और कहा, तुमने आने में इतनी देर क्यों की? पता है कैडी कितना गुस्सा हो रहा था? वो तो बाद में मैंने उसे शांत करवाया। हाँ रियली? निशी ने हैरानी से कहा। हाँ सच में, वंश ने मासूमियत से कहा। तुम्हें पता है ना डैड कल से मुझसे गुस्सा है, वो मुझे सीरीज में काम करने नहीं देंगे, निशी ने मायूस होकर कहा। उसकी चिंता तुम मत करो, मैं उन्हें मना लूंगा। तुम ये बताओ इंदौर आने के बारे में क्या सोचा है? वंश ने पूछा। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है, निशी ने कहा। वंश ने सुना तो सोच में पड़ गया और कहा, आइडिया क्या? निशी ने पूछा। रुको बताता हूं, वंश ने कहा और इधर उधर देखा तो सामने से गुजरता अमितेश वहां से गुजरा। वंश ने उसे रोककर उसका फोन लिया और निशी के पास आकर कहा, अपने पापा का नंबर बताना। तुम करने क्या वाले हो? निशी ने अपने पापा का नंबर वंश को देते हुए कहा। वंश ने नवीन का नंबर डायल किया और फोन स्पीकर ऑन कर दिया। हेलो, नवीन की आवाज उभरी। वंश ने एक नजर निशी को देखा और फिर अपनी आवाज को लड़कियों जैसा बनाकर कहा, हेलो मैं गौरी बोल रही हूँ। निशी ने वंश को लड़कियों की आवाज में बात करते देखा तो हैरानी से आंखें फाड़कर उसे देखने लगी और वंश के पीछे खड़ा बेचारा अमितेश गिरते गिरते बचा। तो दोस्तों ये था मैं तेरी हीर भाग 33। अब इस कहानी के आगे के सभी भाग आप सुनेंगे 4 नवंबर के बाद, क्योंकि दिवाली है और आपके साथ साथ मुझे भी छुट्टियां चाहिए। तो मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग के साथ नवंबर में। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। और हाँ, 4 नवंबर से डेट 5 नवंबर भी हो सकती है, इसलिए थोड़ा परेशान ना हो। पर हाँ, 5 नवंबर के बाद ये कहानी कंटिन्यू रहेगी। तो मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें। हाँ,
एडवांस में हैप्पी दिवाली।